नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हर दिन दुनिया में और अपने देश में कितना कुछ बदलता है। तो आज हम कुछ सबसे ज़रूरी घटनाओं को समझेंगे एक एकदम दिलचस्प क्विज के फॉर्मेट में। ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विचार से। देखिए, हर सुबह एक टारगेट सेट करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और फिर पूरा दिन उसे हासिल करने में लगा देना, यही तो है जो लाइफ को बेहतर बनाता है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं इंटरनेशनल हेडलाइंस पर। हमारा पहला सेक्शन है अराउंड द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में क्या कुछ खास हो रहा है। ओके, तो पहला सवाल आ रहा है एविएशन इंडस्ट्री से। सेफ्टी यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सवाल यह है कि हाल ही में साल 2026 के लिए दुनिया के सबसे सेफ एयरलाइंस, मतलब सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं एयर न्यूजीलैंड, क्वांटास, इतिहाद एयरवेज या फिर कैथे पैसिफिक। सोच लीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, इतिहाद एयरवेज। ये रैंकिंग airlineratings.com ने जारी की है। और देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क है। एतिहाद के ठीक पीछे कैथे पैसिफिक और क्वांटास भी हैं। मतलब टॉप 3 में कंपटीशन काफी तगड़ा है, जो इनके हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। चलिए अब आसमान से जमीन पर आते हैं। अगला सवाल ज्योग्राफी और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी चीज के बारे में जो सदियों से बहती आ रही है। और इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, फिनके नदी, इसे दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक माना जाता है। जैसा कि मैप में दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। सोचकर देखिए, लाखों सालों से बहती आ रही है ये नदी। तो पुरानी नदियों से अब बात करते हैं पुराने जीवन रूपों की। अगला सवाल समुद्र की गहराइयों से है, जहां हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत और शानदार खोज हुई है। सही जवाब है न्यूजीलैंड। यहाँ के समंदर में 300 साल पुराना एक विशाल ब्लैक कोरल मिला है। और हाँ, न्यूजीलैंड से जुड़ी कुछ और बातें भी याद रखने लायक हैं, जैसे कि इसकी कैपिटल वेलिंगटन है और हाल ही में यहाँ की विमेन टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। ये एक्स्ट्रा डिटेल्स एग्जाम के लिए काफी काम आती हैं। चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं अपने देश पर। हमारा अगला सेक्शन है इंडिया इन फोकस। चेस की बात करें तो इंडिया ने दुनिया को एक से बढ़कर एक दिमाग दिए हैं, विश्वनाथन आनंद से लेकर आज के यंग टैलेंट्स तक। तो इसी लिस्ट में एक नया नाम जुड़ा है। सवाल यह है कि हाल ही में इंडिया के 92nd यानी 92वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और सही जवाब है बे, आर्यन वाशने। ये नाम अब याद रखना है। और हाँ, एग्जाम में अक्सर सीक्वेंस पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि 90th GM LM पार्थी थे और 91st थे राहुल बीस। और एक और फैक्ट, फीडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम हमारे अपने विश्वनाथन आनंद के नाम पर है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी सरकारी स्कीम की तरफ जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक ने। सही जवाब है ऑप्शन सी। और कर्नाटक के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि एक कॉफी, नारियल और मक्के का एक प्रमुख प्रोड्यूसर है और यहां देश में सबसे ज्यादा हाथी भी पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC, जो देश में करप्शन पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, उसके नए विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है प्रवीण वशिष्ठ। इनका नाम याद रखिएगा। और इसके साथ साथ कुछ और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जैसे तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। RK अग्रवाल FCI के चीफ, राकेश अग्रवाल NIA के चीफ और शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO। अब बात करते हैं एक ऐसी पार्टनरशिप की जहां इंडस्ट्री और एकेडेमिया एक साथ आ रहे हैं। कोरोमंडल ने एक रिसर्च सेंटर के लिए किस IIT के साथ हाथ मिलाया है? और ये एग्रीमेंट हुआ है IIT मद्रास के साथ। वैसे IIT मद्रास इनोवेशन के मामले में हमेशा आगे रहता है, याद है? एग्रीवेस्ट से पैकेजिंग, नियोबोल्ट नाम की लाइटेस्ट व्हीलचेयर और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, ये सब इन्हीं की देन है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, टेक एंड कॉर्पोरेट डेस्क। देखते हैं बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो यहाँ 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, मेटा से, जहां डाना पावल मैककॉर्मिक को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है।
और दूसरी खबर गूगल से है। उन्होंने एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है, ट्रांसलेट गामा। ये मॉडल 55 भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन कर सकता है। काफी कमाल की चीज है। ओके, अब टाइम है थोड़ी स्पीड बढ़ाने का। कुछ और इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को जल्दी से कवर करते हैं हमारे लाइटनिंग राउंड रिव्यू में। तो रैपिड फायर न्यूज में देखिए, हैदराबाद में इंडिया का पहला नेशनल ट्राइबल मेडिकल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होस्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल दिया गया है और MP ही सोयाबीन, दाल और लहसुन के प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। लेकिन एक चिंता की बात भी है, MP में चाइल्ड मैरिज के केसेस में 47% का इजाफा हुआ है। और अब कुछ वन लाइनर्स सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। विराट कोहली 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए हैं। केरल का आरलाम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अब आरलाम बटरफ्लाई सैंक्चुरी कहलाएगा। महाराष्ट्र नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में टॉप पर है। बेंगलुरु को 2025 के लिए महिलाओं के लिए सबसे सेफ सिटी का दर्जा मिला है। और ओडिशा इंडिया का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर शुरू करेगा। और अब आज के सेशन को खत्म करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ये सवाल फ्यूचर एनर्जी से जुड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा? ऑप्शंस हैं पुणे, बीकानेर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इन सभी मौका है कुछ बड़ा हासिल करने का। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, फिर देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, और आखिर में होगा एक क्विक रिवीजन और आज का होमवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की, यानी नेशनल करंट अफेयर्स की। हमारा पहला सवाल महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए गृहलक्ष्मी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? जी हां, इसका सही जवाब है कर्नाटक। देखिए, ये गृहलक्ष्मी पोर्टल एक बहुत ही जबरदस्त पहल है। इसका मकसद है महिला उद्यमियों के बनाए प्रोडक्ट्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना, ताकि उनकी पहुंच बड़े बाजार तक हो सके। और हां, एक और मजेदार बात, कर्नाटक सिर्फ IT हब ही नहीं है, बल्कि ये हमारे देश में कॉफी, नारियल और मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अब रुक करते हैं खेल जगत की एक बड़ी खबर की तरफ। हाल ही में भारत के 92वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और ये खिताब हासिल किया है आर्यन वासने ने। वो अब भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनसे ठीक पहले 91वें ग्रैंड मास्टर राहुल VS और 90वें इल्म पार्थी AR थे। ये दिखाता है कि भारत में शतरंज का भविष्य कितना सुनहरा है। अगला सवाल वाइल्ड लाइफ से जुड़ा है। बताइए, किस राज्य के मशहूर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम हाल ही में बदल दिया गया है? तो ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जिसे हम भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और इसका नया नाम अब डॉक्टर विश्व श्रीधर बागड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया है। ये बाघों के संरक्षण में उनके योगदान को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं हवाई सफर की। सवाल यह है कि साल 2026 के लिए दुनिया की सबसे सेफ यानी सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? और ये खिताब मिला है एतिहाद एयरवेज को। दूसरे नंबर पर कैथे पैसिफिक है और तीसरे पर क्वांटास। ये रैंकिंग एयरलाइन के सेफ्टी रिकॉर्ड और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे कई पैमानों पर तय की जाती है। अगला सवाल हमें धरती के इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाएगा। हाल ही में किस देश की फेंगेचे नदी को दुनिया की सबसे पुरानी लगातार बहने वाली नदी माना गया है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। जी हां, ये अविश्वसनीय नदी ऑस्ट्रेलिया में है। माना जाता है कि ये लाखों सालों से बह रही है। ये खोज हमें याद दिलाती है कि हमारा प्लैनेट कितना पुराना और अद्भुत है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही रोमांचक अपडेट्स की, सीधे साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से। तो यहां दो बड़ी खबरें हैं। पहली, गूगल ने ट्रांसलेट गामा नाम का एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है जो लगभग 55 भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। सोचिए, इससे कम्युनिकेशन कितना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ कोरोमंडल ने एक रिसर्च सेंटर के लिए IIT मद्रास के साथ हाथ मिलाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आज जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर मैं आपको दूंगी आज का सवाल।
तो जल्दी से कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रवीण वशिष्ठ सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। और न्यूजीलैंड में एक 300 साल पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। वाह! और अब आज का होमवर्क। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी और काम की लगी हो तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। 26 का बजट, ये दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि हमारे देश का अतीत कैसा था, आज हम कहाँ हैं और भविष्य की राह क्या हो सकती है। तो चलिए इसी दमदार विचार के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि असली समझ सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि असलियत को जानने और समझने से आती है। और आज हम आंकड़ों के जरिए भारत की असलियत को ही समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी देश की भविष्य की योजना बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो देश है कैसा, वहाँ कौन लोग रहते हैं। तो सबसे पहले आइए 2011 की जनगणना पर एक नज़र डालते हैं जो हमें 1.21 अरब भारतीयों की एक तस्वीर दिखाती है। अरबों लोगों को गिनना कोई आज का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और पुराना काम है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। 1872 में पहली बार कोशिश की गई, फिर 1881 से हर 10 साल में ये लगातार होने लगी। 1921 का साल तो महान विभाजक वर्ष कहलाता है क्योंकि तब आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी। और 2011 में जो जनगणना हुई वो आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। तो 2011 का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा था 121 करोड़। जी हां, 1.21 अरब लोग। इस आंकड़े ने उस वक्त भारत को चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना दिया था। अब इस पूरी आबादी में कौन कितने थे ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। आंकड़ों के मुताबिक पुरुषों की संख्या करीब 51.47% थी और महिलाओं की 48.53%। ये मामूली सा दिखने वाला अंतर देश की सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसका मतलब है कि भारत में औसतन हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते थे। ये आंकड़ा हमें बताता है कि देश में आबादी का घनत्व कितना ज्यादा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक औसत है, असलियत तो अलग अलग जगहों पर बहुत अलग है। और ये देखिए, ये स्लाइड उसी असलियत को दिखाती है। एक तरफ बिहार है जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, मतलब बहुत ही घनी आबादी। और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश जहां उतने ही एरिया में सिर्फ 17 लोग। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। अब एक और बहुत जरूरी आंकड़ा, लिंगानुपात। 2011 में पूरे देश में हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ये नंबर हमें देश में महिलाओं और पुरुषों के संतुलन के बारे में एक सीधी और सच्ची तस्वीर देता है। और यहां भी राज्यों के आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं। जैसे केरल में हर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, मतलब पुरुषों से ज्यादा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में ये आंकड़ा सिर्फ 879 था, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो देश की औसत साक्षरता दर 73% थी, जो अच्छी बात है। लेकिन जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं तो एक बड़ा गैप नजर आता है। पुरुषों में ये 80% से ज्यादा थी, जबकि महिलाओं में सिर्फ 64.60%। ये दिखाता है कि तरक्की तो हुई है, लेकिन फासला अब भी बाकी है। तो ये तो हुई जनगणना की बात, जिससे हमें पता चला कि हम कौन हैं और कितने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बड़ी आबादी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार की आर्थिक योजना क्या है, जैसा कि 2025-26 के बजट में बताया गया है। बजट में एक विकसित भारत का सपना दिखाया गया है। इसके लक्ष्य बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी हैं, जैसे गरीबी को पूरी तरह खत्म करना, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, सबको सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को 70% तक ले जाना। अब इस बड़े सपने को सच करने के लिए सरकार ने 4 मुख्य इंजनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ये हैं कृषि, छोटे और मझोले उद्योग यानी MSME, देश में निवेश बढ़ाना और हमारे सामान का निर्यात बढ़ाना। इन्हीं 4 पिलर्स पर देश की तरक्की का दारोमदार है। MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव किया गया। पहले किसी कंपनी को छोटा या बड़ा सिर्फ उसके प्लांट और मशीनरी में हुए निवेश के आधार पर माना जाता था,
लेकिन अब निवेश के साथ साथ कंपनी के सालाना टर्नओवर को भी देखा जाता है। इससे ज्यादा कंपनियों को एमएसएमई का दर्जा और उससे जुड़े फायदे मिल सकेंगे। देश में विदेशी पैसा लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया, बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर में। पहले विदेशी कंपनियां यहां की बीमा कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा 74% हिस्सेदारी खरीद सकती थीं, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में पूरी तरह अपनी बीमा कंपनी खोल सकती है। अच्छा, ये सब योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहां से आता है और फिर कहां खर्च होता है? चलिए अब जरा सरकार की तिजोरी में झांक कर देखते हैं। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है उधार और बाजार से लिया गया कर्ज, जो कुल कमाई का लगभग 24% है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जिससे 22% कमाई होती है, और फिर जीएसटी जैसे टैक्स से 18%। और अब खर्च की बात करें तो सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 22%, राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर वापस चला जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाना, जिसमें लगभग 20% पैसा चला जाता है। रक्षा बजट भी एक बड़ा खर्च होता है। तो हमने जनगणना के आंकड़े भी देख लिए और बजट की योजनाएं भी। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जनगणना हमें बताती है कि देश की असलियत क्या है और यहाँ कौन लोग रहते हैं, और बजट हमें बताता है कि इन लोगों के लिए कैसे काम किया जाएगा। मतलब देश की आबादी और उसकी बनावट ही सरकार की आर्थिक नीतियों की नींव होती है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, इसी पर पूरे देश का आर्थिक ढांचा खड़ा होता है। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे भारत की आबादी और अर्थव्यवस्था बदल रही है, आंकड़ों का अगला सेट हमें कौन सी नई कहानी सुनाएगा? आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि इस सवाल पर जरूर सोचें। इस विश्लेषण की सारी जानकारी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो टारगेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी जानकारी